नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपको पहले कुष्ठ रोगों से संबंधित स्टोरीज दिखाई थी, बूंदी जिले से संबंधित, झालावाड़ जिले से संबंधित। आज दोस्तों हम आपके पास लेकर आए हैं इस स्टोरी के अंदर आपको हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाएंगे जो भारत के अंदर एक नौजवान शक्ति है, युवा है, और उन तक को इस कुष्ठ रोग पेंशन को प्राप्त करने में कितनी दिक्कत आई, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को, वो आज अपने शब्दों में आपको बताएंगे। तो आइए चलिए इन्हीं के शब्दों में सुनते हैं कि क्या समस्या आती है लोगों को। नमस्ते, आपका नाम क्या है? गोवर्धन केवल। गोवर्धन केवल। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रामगंज मंडी तहसील गाँव का। कहाँ, कौन सा जिला पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट कोटा। डिस्ट्रिक्ट कोटा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी अभी 28 साल। आप 28 साल जी। और पढ़ाई कहाँ तक करी है? मैंने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रखा है, सिविल इंजीनियरिंग से, और बीए कर रखा अच्छा, काम क्या करते हैं आप? है। मैं भी कंस्ट्रक्शन लाइन में करता हूँ, साइड इंचार्ज। साइड इंचार्ज, कंस्ट्रक्शन लाइन। जी। तो गोवर्धन जी, आप मेरे को ये बात बताएं कि आपको कुष्ठ रोग कब हुआ था? सर ये मेरे को 2000 तो हल्का हल्का मेरे को 11-12 से ही है। सन 2011 में। 11-12 से फिर उसके बाद धीरे धीरे ये जब बढ़ने लगा तो फिर मैंने इसको कोटा में दिखाया। अच्छा। तो दर्द करने लगा पैर में, तो दिखाया, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया मैंने। तो फिर उन्होंने बताया कि इसमें मांस में सूजन है, हड्डी के अंदर जो मांस रहता है। अच्छा। फिर मैंने वहाँ का कोर्स लिया 6 महीने 7 महीने तक। तो उसके साइड इफेक्ट लगे मेरे को और आराम नहीं लगा, फिर मैंने वो बंद कर दिया। फिर भी ये बीमारी नहीं रुकी, तो फिर मैंने इसको कोटा दिखाया। ठीक है। तो कोटा भी उन्होंने गोली दवाई दे के भेज दिया मेरे को घर। मुझे कोई आराम नहीं लगा, फिर मैंने इसके बाद इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा कोई दिक्कत नहीं, सुनी तो है, तो इतना ध्यान नहीं दिया, मेरा कोई दिक्कत नहीं आई। फिर मेरे को जब ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी, इसमें पूरे पैर में दर्द होने लगता, मैं इस पर ज़्यादा वेट नहीं दे सकता, तो फिर मैंने इसको 2020 में 15 जनवरी को कोटा दिखाया एमबीएस हॉस्पिटल में। अच्छा। तो मैं आया, उसी दिन इन्होंने कहा कि एडमिट होना पड़ेगा आपको। तो मेरे को इन्होंने 5 दिन के लिए एडमिट रखा। आते ही आपको एडमिट होना पड़ गया? और एडमिट होना पड़ा। 5 दिन इन्होंने मुझे भर्ती रखा। अच्छा। कोटा में। फिर इसमें इन्होंने सारी जांचें वगैरह करवाई मेरी। 2 बार पंच बायोप्सी हुई, मेडिकल कॉलेज में भी जो है मेरे को 2 बार। फिर उसके बाद इन्होंने एफएनएससी करवाई, मेरे एनसीवी जांच करवाई, इन्होंने टोटल जितनी भी जांचें हैं सारी करवाई। उसके बाद इन्होंने एक जांच प्राइवेट लिखी। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि आपको लेप्रोसी है। अच्छा। तो फिर इन्होंने मेरे को भेजा मेडिकल कॉलेज राजेश जी के पास। फिर राजेश जी ने मेरे को एमबी वाली लाल पत्ती वाली गोली चालू करी मेरी। अच्छा। और उन्होंने मेरा कार्ड बनाया। उन्होंने कहा आपको ये 1 साल तक लेनी पड़ेगी। आपने 1 साल तक इसका कुछ रोका, कुछ इलाज तो पूरा कर लिया? पूरा इलाज लिया। इन्होंने कहा कहीं मिस नहीं करनी, मैंने एक दिन भी मिस की। और रेगुलर मैंने कोटा आके ली 2 बार की। मेरे को वहाँ पिपलदा पंचायत में मिल गई, वहाँ जो CHC ऑफिस है इनका, वहाँ पे। बाकी मेरे को यहीं से गोली दी। तो आप मेरे को एक बात बताएं कि जब आपको ये बचपन में हुआ, आप बता रहे हैं आपको बहुत पहले हो गया था, तो आपको माता पिता ने इसके बारे में कुछ पता करने की कोशिश नहीं करी, या चिकित्सक नहीं समझ पाए? आप इस चीज़ को कैसे लेते थे, क्या होता था? सर ये कि ये जो चीज़ है, तो इसको मैंने भी इतना लाइटली नहीं लिया, क्योंकि ये क्योंकि वे सुन है, उसका क्या होगा। और सही पूछो तो गांव में किसी को भी पता नहीं है कि लेप्रोसी होती क्या है, या फिर ऐसी सुन क्यों होती है, किसी को भी पता नहीं। सब किसी ने सोचा लग, मेरे घर वालों ने बोला कि लगी होगी तरह, उस कारण हुआ है, तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस पर। दोस्तों आपको जान करके हैरानी होगी, इन्होंने मेरे को एक बात बताई आज कि जब इनको ये कुष्ठ रोग बचपन में इस तरह के लक्षण दिखाने लग गया था, तो इनके जब शरीर पे घाव होते थे, या कभी बचपन में बच्चे होते एक दूसरे को देखते हैं कि तेरे को दर्द होता है कि नहीं होता, मर्द को दर्द होता है कि नहीं होता, जो वाली बात है दोस्तों। तो इनको क्या है, कई बार जब घाव होता था, खून निकलता था, तो इनको दर्द नहीं होता था, और इन्होंने इस चीज को इतना हल्के में लिया और इस तरीके से लिया कि मेरे को तो दर्द ही नहीं होता, ये तो एक तरीके का चमत्कार है, जादू है। इन्होंने बताया था क्योंकि हुआ था ना आपके साथ। मैंने सोचा ऐसा तो पूरे शरीर में हो तो पता ही नहीं चलने लगे। तो बताइए, मतलब कि ये सोचते थे कि मेरे को पेट में दर्द नहीं होता, तो ये अगर पूरे शरीर में हो जाए तो मेरे को कहीं दर्द ही नहीं होगा, कितनी लग जाए कुछ पता ही नहीं पड़ेगा। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आ पाई थी उस टाइम पे कि ये जो मेरे को अभी जादू दिख रहा है शरीर पे, जादू नहीं है, ये इनके शरीर पे कोई बीमारी बन रही थी, जो था जिसका नाम कुष्ठ रोग, जिसको बोला जाता है लेप्रोसी। और यही बीमारी आगे जा करके इनके शरीर में इस तरीके से दिखने लगी, और फिर इन्होंने इसका 1 साल का पूरा इलाज लिया। इलाज लेने के बाद जब इनको ये बात पता पड़ी कि इनको पेंशन मिलती है, तो इन्होंने पेंशन के लिए आवेदन किया। और आपको जान करके हैरानी होगी कि इनको
पेंशन के लिए भी इतने चक्कर लगाने पड़े कि इन्होंने हमारे को जो लेटर लिख करके दिया है एनजीओ पे, इसके अंदर इन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर के पास चले गए, इन्होंने सीएमएचओ, डीसीएमओ, इन सभी जगह के मेडिकल कॉलेज, सभी जगह के दरवाजे खटखटा करके देख लिए, लेकिन कहीं पे कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और ये परेशान हो गए पूरी तरीके से कि अब मेरे को किस तरीके से पेंशन मिल पाएगी। आप बताएं कि आपने ये पेंशन के लिए कितने रुपए करीब खर्च कर दिए होंगे? सर मेरा स्टार्टिंग से जब मेरे को ये कुछ मुक्त प्रमाण पत्र मिला तब कृष्णा मैम ने बोला था और राजेश जी ने बोला कि इसकी पेंशन मिलती है, आप इसका आवेदन करना। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे होगा, तो उन्होंने कहा ई मित्र पे हो जाएगी बेटा। फिर मैं ई मित्र पे गया तो वो कहते हैं कि ये तो ऑनलाइन ही नहीं का डॉक्यूमेंट, ये आपका पेंशन के लिए नहीं होगा, आपको ऑनलाइन वाला जो कार्ड बनता है ना वो बनवाना पड़ेगा, यूडीआईडी कार्ड, यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बनता है जबकि जो। तो मैंने डिसेबिलिटी कार्ड के लिए फिर वापस में इनके चक्कर लगाए, तो ये मानो कि कम से कम मैंने 5-7 हज़ार रुपये खर्च कर दिए इसमें। और मैं इनके पास आया तो फिर मेरे को डॉक्टर में मिली कृष्णा मीना, उसने बोला कि उसने मेरे को एक बताया प्रोसेस कि ऐसे ऐसे जाके अदर का ऑप्शन आएगा पेंशन का आवेदन पे, उसमें जाके कुछ लोग का डाल देना आप और हो जाएगा। मैं जब फिर वापस वहाँ गया तो वो ऑप्शन नहीं खुल रहा। मैम ने बोला कि कलेक्टर ऑफिस में वहाँ कोई मित्र वाला है वो कर देते हैं, वहाँ कम से कम 20 मित्र हैं। मैंने सभी पे ट्राई किया, सभी ने मना कर दिया। मैंने जिला कलेक्टर ऑफिस चल गया, सब चल गया, कहीं। दोस्तों मैं आपको बताऊं 17 फरवरी 2023 के अंदर कुष्ठ रोग से संबंधित नया आदेश आ गया है, जिसमें उनको जो पेंशन दी जा रही है उसका पूरा विवरण बताया गया है। और 1 जून से एक नया आदेश आ गया है जिसके अंदर आपको जान के खुशी होगी कि राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग से संबंधित जो पेंशन मिलती है उसको 1500 रुपये से बढ़ा करके प्रति माह 2500 रुपये कर दिया है। अब जो भी व्यक्ति इस पेंशन का लाभार्थी रहेगा उसको प्रति महीना 2500 रुपये मिलेंगे। लेकिन इस प्रोसीजर से जो पेंशन प्राप्त करने का जो तरीका है ना दोस्तों, वो ऐसा है कि इसके अंदर पहले व्यक्ति को अपना विजिबल या इनविजिबल जो विकलांगता है उसको टेस्ट करवाना पड़ता है डॉक्टर से, और फिर उसका सर्टिफिकेट बनता है बाकायदा, जिसको ईएचएफ स्कोर बोला जाता है। आज आपका गोवर्धन जी ईएचएफ स्कोर टेस्ट करवाएगा जी सर। इनका आज के दिनांक को 20 तारीख को इनका ईएचएफ स्कोर हमने टेस्ट करवाया है। ऐसा होता है ईएचएफ स्कोर का सर्टिफिकेट, और मेडिकल कॉलेज कोटा से हमने चीज करवाई। इनके लिए हमने काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी थी। हमारे को पहले अधीक्षक से मिलना पड़ा मेडिकल कॉलेज, फिर एमबीएस अधीक्षक से मिलना पड़ा, फिर जाके पता पड़ा कि चीज़ें सीरियस नहीं हो पा रही है तो आदेश निकलवाने पड़े। आदेश निकलवाने के बाद भी चर्म रोग विशेषज्ञ एचओडी से मिलना पड़ा, उनको जाकर के समस्या से अवगत करवाना पड़ा, और अंत में आज जाकर के इनका ये ईएचएफ स्कोर का दोस्तों सिर्फ इस एक पेपर के लिए कोई व्यक्ति 7,000 रुपये खर्च कर चुका है। सोचिए अब उसकी मानसिक प्रताड़ना, उसका शारीरिक परिश्रम, उसका धन, उसका समय कहाँ कैसे खर्च हो रहा है। जिसमें हम चाहते हैं कि डिजिटलाइजेशन हमारा हो रहा है, देश हमारा प्रगति कर रहा है, हमारे को चीज़ें सुलभता से मिल रही है, लेकिन समस्या ऐसी बनी हुई है कि एक पेपर के लिए व्यक्ति को इतना परेशान होना पड़ जाता है। आप 14 जून को आए थे जी, आपको किस तरह की परेशानी का समस्या करना पड़ा? सर मैं 14 जून को आया, मैं एमबीएस हॉस्पिटल में, तो वहाँ जाके मैंने इसके लिए बोला, मैंने जांच वगैरह के लिए मैंने कहा ईएफएस स्कोर की जांच करवानी है, तो उन्होंने साफ मना कर दिया भाई यहाँ नहीं होती है, कोई नई बिल्डिंग बनी है उसमें जाओ आप। मैंने कहा ठीक है, नई बिल्डिंग में मेरे को 2nd फ्लोर पे भेजा उन्होंने। 2nd फ्लोर पे मैं स्किन वाले डॉक्टर के पास गया तो उसने वापस पुरानी बिल्डिंग का नाम लिया, तो भैया हम नहीं करते, ये हमारा काम नहीं है, वो कमरा नंबर 123 में करेंगे। जब मुझे कमरा नंबर 123 में भेजा तो फिर वहाँ गया तो वहाँ सिर्फ अधिकारी लोग बैठे हैं। तो उन्होंने कहा भैया कि यहाँ कहाँ जाँच होगी, हम तो अधिकारी लोग हैं, हम नहीं करते। मैंने कहा भैया कहाँ होगी, तो उन्होंने फिर बताया कि पास वाले कमरे में ट्राई करो। वहाँ गया तो वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। आपने पहले आवेदन कब करा, मैंने आवेदन दिखाया उनको, तो कहा आवेदन में तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या हो जाने का इशू बता दिया उसने। मैंने कहा इसका क्या होगा, तो उसने कहा कि आप मेरे को परसों का आवेदन आके मिले, जबकि उस दिन वो फ्री थे। अच्छा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा मैं अधीक्षक के पास जाऊँ, तो एमबीएस कॉलेज के लिए मैं अधीक्षक के पास जाने के लिए मैं गया। अधीक्षक के बाहर ही उनका अच्छा, तो अंदर जाने की परमिशन मांगी, तो साहब मना कर दिया कि भैया नहीं मिल सकते। उनका कारण तो क्या आपको क्या ये इस प्रॉब्लम के लिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए अधीक्षक की बात नहीं करते, तो किन चीज़ों के लिए अधीक्षक बैठे हैं? हाँ वही तो मैंने बोला। फिर मैंने कहा ये किसके लिए बैठे, तो भैया तुम्हारी तरह सभी पेशेंट आ जाएंगे तो हम किस को मिलाएंगे अधीक्षक से, ये बोला। चीज दर्शकों को बताना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि जो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर जो अधिकारी बैठे हुए हैं ना, ये अधिकारी सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि इनको आम जनता के लिए काम करना है।
लेकिन स्थिति दोस्तों मैं भी देख रहा हूँ, स्थिति इन्होंने भी देखी, वास्तविकता आप भी जानते हैं क्या होता है कि अधिकारी ये समझते हैं कि जो जनता है वो मूर्ख है, उनको कुछ नहीं आता। आप भारत के अंदर, भारत के ऑफिस के अंदर बैठे हैं, जनता के लिए काम करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर के आ रहा है तो आपको उसको फेस करने में, उसको सुनने में, उसका समाधान करने में दिक्कत क्या है? अधीक्षक का काम होता है कि मेडिकल जो डिपार्टमेंट चल रहा है उसका पूरा मैनेजमेंट करना, उसके अंदर रूल्स फॉलो करवाना, उनको पूरी तरीके से मैनेज करवाना। अब अगर वो अच्छे से कोई प्रॉब्लम मैनेज नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो उनका फर्ज बनता है कि नहीं बनता कि वो किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम को सुने, समझे, उसके ऊपर समस्या का समाधान निकाले दोस्तों। लेकिन कोई सुनता क्या है? और सबसे बड़ी बात दिक्कत ये है कि लोग इतने जागरूक भी नहीं है कि उनके पास जाकर के बात कर सके तरीके से। आपने जब अधीक्षक से मिलने की कोशिश करी तो अंत तक आपको मिलने दिया कि नहीं मिलने दिया? मैंने पूरी कोशिश करी। मैंने कहा भैया मेरे को मिलना है, मैं आज 2020 से मेरा इलाज पूरा हो चुका है, आज मेरे को 2 साल हो गए, मैं पेंशन के लिए चक्कर काट रहा हूँ, मेरा काम नहीं हो रहा। तो को भैया नहीं होगा ये, आप मेडिकल कॉलेज जाओ और जो भी जांचें होती है ना नई बिल्डिंग में वहाँ होएगी। मैंने कहा भैया एक बार मुझे बात तो करने दो। वहाँ वालों ने मना कर दिया मेरे को कि वहाँ भी नहीं होगी जांच। तो को भैया उन्होंने मना कर दिया तो हमने भी कर दिया। तो फिर आप कहाँ जाएंगे? अगर दोनों ही मेडिकल कॉलेज कोटा, MBS अस्पताल कोटा, अगर इन दोनों ही अस्पताल ने मना करे तो दोस्तों बताइए फिर मरीज जाएगा कहाँ? एक जिले के अंदर 2 मुख्य अस्पताल है और वहाँ पे ही सारे डॉक्टर बैठते हैं और दोनों ही हाथ खड़े करें तो व्यक्ति जाएगा कहाँ? है ना सोचने लायक बात। और अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई खड़ा नहीं है या कोई बोल नहीं रहा तो फिर वो काम कैसे होगा? हमारे देश के अंदर गरीब, किसान या अशिक्षित, उसकी क्या हालत होगी आप सोचिए, जब एक पढ़े लिखे नौजवान की हालत हो रही है। इन्होंने जब हमारी एनजीओ को लिखित में दिया था, शायद आपको सुनकर के यकीन नहीं होगा, मैं जब इनके लिए यहाँ पर कोटा मेडिकल कॉलेज में मिलने गया तो मुझे ऐसी बातें बोली गई कि हम यहाँ पे ना पेशेंट्स का लोड नहीं बढ़ाना चाहते। सोचिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी लाखों करोड़ों बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं जिसको विकास दिखाया जा रहा है, वहाँ पे अगर मरीज ही पेशेंट को लोड समझा जाता है तो कैसे किन के लिए बन रही है वो बिल्डिंग्स? सोचने लायक बात है। हमारे को है ना संवेदना लानी पड़ेगी। जितना विकसित शहर, जितनी शिक्षित माने जाने वाली नगरी, वहाँ पे इतनी कम संवेदना है लोगों के अंदर। इसलिए आज हमने अपनी ही एनजीओ से इनकी मदद करी है। आप इनसे ही पूछ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ। मैं आपके साथ सुबह से कितनी देर से? सुबह सर मैं आप मेरे साथ 9:15 साढ़े 9 से मेरे साथ हैं। और अभी समय कितना हो रहा है? अभी समय हो रहा है 4:15। आपके साथ मैं सुबह से हूँ और मैंने क्या आपसे आपका कोई काम करने के पैसे लिए? 1 रुपया भी नहीं लिया सर।